Hello student, welcome to St. Anjan online classes. We all are working from home. Student, in previous video we will discuss about the resolving power of microscope. In this video we will discuss about the resolving power of telescope. So resolving power of telescope. बच्चों मान लो ये टेलीस्कोप है या किसी टेलीस्कोप का ऑब्जेक्टिव लेंस है. This telescope is used to detect two objects which is placed at very large distance O1 and O2 which are very close to each other. जब ये दोनों ऑब्जेक्ट बहुत क्लोज है एक दूसरे से और हम बहुत लार्ज डिस्टेंस से देखेंगे तो ये दोनों ऑब्जेक्ट लगभग एक दूसरे के कांटेक्ट में दिखाई देगा. फॉर एग्जांपल अगर हम दो पास सिचुएटेड स्टार को देखें अर्थ सरफेस से तो हमें ऐसा फील होता है कि दोनों एक दूसरे के टच में हैं. एक्चुअल में वो दोनों एक दूसरे कांटेक्ट में नहीं होता है. जब टेलीस्कोप के हेल्प से उसे देखेंगे तो टेलीस्कोप उन दोनों स्टार का रिजॉल्व इमेज फॉर्म करेगा और फिर हमें पता चलेगा कि ये दोनों स्टार कांटेक्ट में नहीं है, दोनों के बीच में कुछ ना कुछ सेपरेशन है. जस्ट कंसिडर दो ऑब्जेक्ट है O1 O2, दोनों के बीच में डिस्टेंस बहुत कम है. दैट्स वाई अगर हम नेक्ड आई से देखेंगे तो ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में दिखाई देगा. मगर अगर हम टेलीस्कोप से देखें तो टेलीस्कोप इन दोनों का रिजॉल्व इमेज फॉर्म करेगा. कंसीडर दिस इज द स्क्रीन एट विच रिजॉल्व इमेज फॉर्म. मान लो O1 ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज टेलीस्कोप ने यहाँ फॉर्म किया I1 एंड दिस इज द इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉर I1. सिमिलरली स्टूडेंट O2 ये ऑब्जेक्ट है, O2 का टेलीस्कोप इमेज मान लो यहाँ फॉर्म करता है, दैट इज I2. ना अगर हम इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ड्रॉ करें I2 के लिए तो कैसा हो जाएगा. दिस इज द इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉर I2 एंड इट इज क्लियर दैट कि फर्स्ट इमेज का फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा जो कि यहाँ पे है सेकेंड इमेज के सेंट्रल मैक्सिमा के साथ क्या कर रहा है, कंसाइड कर रहा है. दैट्स वाई जो इमेज फॉर्म होगा वो कैसा होगा, कंप्लीटली रिजॉल्व इमेज होगा. मान लो स्टूडेंट दिस एंगल इज इक्वल टू थीटा, यानी एंगल फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट ऑन द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ दिस लेंस इज थीटा. स्टूडेंट अगर दोनों के बीच का एंगल थीटा से कम हो जाए फिर ये रिजॉल्व इमेज फॉर्म नहीं कर पाएगा, क्योंकि जैसे आप इसे थीटा से कम करोगे तो इन दोनों के बीच में जो गैप है वो भी ये पर्टिकुलर डिस्टेंस से कम हो जाएगा, जिस वजह से रिले क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पाएगा. इट मीन्स ये मिनिमम एंगल है जिस एंगल पे रिजॉल्व इमेज फॉर्म हो रहा है. इफ दिस एंगल इज थीटा देन दिस एंगल ऑल्सो थीटा. इट मीन्स थीटा यहाँ पे क्या है, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन. अगर हम थीटा एंगल पे रख रहे हैं दोनों ऑब्जेक्ट को तब तो जस्ट रिजॉल्व इमेज फॉर्म हो रहा है. थीटा से इंक्रीज करेंगे तो रिजॉल्व इमेज फॉर्म होगा. लेकिन अगर थीटा एंगल से कम एंगल सस्टेन करिए दोनों ऑब्जेक्ट तो उस कंडीशन में अनरिजॉल्व इमेज फॉर्म होगा. इट मीन्स हियर थीटा क्या है, तो थीटा इज द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन. दैट्स वाई रिजॉल्विंग पावर क्या हो जाएगा बच्चों, रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप. टेलीस्कोप का रिजॉल्विंग पावर क्या होता है, 1 अपॉन लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन. हियर थीटा मिनिमम, मान लो ये थीटा मिनिमम है. That's why resolving power of telescope is equal to 1 upon theta minimum. The equation first. Student, it is clear that theta m is the angle between central maxima of I2 and first secondary minima of I2. यानी central maxima और first secondary minima के बीच का angular width है. और हमें पता है angular width between central maxima और first minima क्या होता है, lambda upon a. अगर कैसा हो एपर्चर, रेक्टेंगुलर एपर्चर हो और ये लेंस है, लेंस सर्कुलर एपर्चर होता है. कंसीडर d इज द डायमीटर ऑफ दिस लेंस. दैट्स व्हाई फॉर टेलीस्कोप के लिए थीटा m क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, तो 1.22 लैम्डा अपॉन डी. ये हमने कल के वीडियो में भी पढ़ा था. दैट्स वाई रिजॉल्विंग पावर क्या हो जाएगा टेलीस्कोप का रिजॉल्विंग पावर हो जाएगा d अपॉन 1.22 लैम्डा.
So that's all about the resolving power of telescope. Now we will start a new topic of this chapter, polarization of light. So let's start. Polarization of light. स्टूडेंट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट एक लाइट का फिनोमिना है जो ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट को शो करता है। इस वजह से पोलराइजेशन ऑफ लाइट फिनोमिना को हाइगन्स वेव थ्योरी के थ्रू एक्सप्लेन नहीं किया सकता, क्योंकि हाइगन्स के अकॉर्डिंग लाइट एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, जबकि पोलराइजेशन इज अ ट्रांसवर्स फिनोमिना। दैट्स व्हाई हम पोलराइजेशन ऑफ लाइट को मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के बेसिस पे एक्सप्लेन करते हैं। तो एक बार रिमाइंड कर ले मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। So according to Maxwell electromagnetic theory, मैक्सवेल के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के बेसिस पे लाइट इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव which is visible to us, तो लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वो पार्ट है जो हमें दिखाई देता है। इट प्रोड्यूस ड्यू टू ऑक्सीलेशन ऑफ electric field and magnetic field. Electromagnetic wave is a transverse wave. कैसा वेव होता है बच्चों? ट्रांसवर्स वेव। और ट्रांसवर्स वेव की क्या प्रॉपर्टी होती है कि ऑक्सीलेशन का डायरेक्शन हमेशा प्रोपगेशन के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होता है। ट्रांसवर्स वेव, अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या लाइट वेव को रिप्रेजेंट करना चाहे तो क्या होगा? देखो बच्चों, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। कंसीडर वाई एक्सिस के लॉन्ग कौन ऑक्सीलेट कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। एंड जेड एक्सिस के लॉन्ग कौन ऑक्सीलेट कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ऑक्सीलेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। इट मींस स्टूडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे ऑसिलेट कर रहा है? वाई एक्सिस के लॉन्ग इस फॉर्म में, और आगे की तरफ मूव भी कर रहा है। ऐसे ऑसिलेट भी कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड और आगे की तरफ मूव भी कर रहा है, जिसे हम प्रोपगेशन कहते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड कैसे ऑसिलेट कर रहा होगा? तो मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस के लॉन्ग ऑसिलेट कर रहा होगा इन दिस वे। So this is the electric field vector equal to E naught sin omega t, and this is the magnetic field vector B equal to B naught sin omega t। स्टूडेंट, आप फर्स्ट बुक के लास्ट चैप्टर में पढ़ोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो रेशियो होता है वो लाइट की स्पीड के इक्वल होता है। दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। यहाँ से देखें तो E इक्वल टू C इंटू बी। स्टूडेंट, इट इज क्लियर फ्रॉम दिस इक्वेशन कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होता है वो मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ से 3 इंटू 10 टू द पावर 8 टाइम्स ज्यादा होता है। इट मीन्स स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज मच मोर हायर देन स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड।
इस वजह से हम जब लाइट की डिस्कशन करते हैं या लाइट पे स्टडी करते हैं तो हमारे लिए डोमिनेटिंग फैक्टर कौन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर को हम छोड़ देते हैं। तो पोलराइजेशन ऑफ लाइट के एक्सप्लेनेशन में हम जो ऑक्सीलेट करवाएंगे केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑक्सीलेट करवाएंगे। हो तो रहा होता है मैग्नेटिक फील्ड भी, मगर एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होता है, वीक होता है। दैट्स वाई जब हम लाइट की बात करेंगे तो वहां डायरेक्शन ऑफ ऑक्सीलेशन मींस डायरेक्शन ऑफ ऑक्सीलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और लाइट वेक्टर। केवल हम इलेक्ट्रिक फील्ड या लाइट वेक्टर के ऑक्सीलेशन की बात करेंगे। नाउ स्टूडेंट कंसीडर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या लाइट वेव एक्स एक्सिस के लॉन्ग प्रोपोगेट कर रहा हो। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन क्या हो गया बच्चों, एक्स एक्सिस हो गया डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऑक्सीलेट कितने डायरेक्शन में कर सकते हैं, अगर हम ध्यान से देखें तो लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव, दैट्स व्हाई ऑक्सीलेशन का जो डायरेक्शन होगा वो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। यानी ऑक्सीलेशन जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो वाई एक्सिस के लॉन्ग भी हो सकता है और जेड एक्सिस के लॉन्ग भी हो सकता है। या फिर हम ये कहें कि जो ऑक्सीलेट होगा लाइट वेक्टर या इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो ऑक्सीलेट होगा वो वाई जेड प्लेन में ऑक्सीलेट होगा। यानी वाई जेड प्लेन में हर डायरेक्शन में ऑक्सीलेट होगा। जैसे इस डायरेक्शन में भी ऑक्सीलेट होगा, इट मींस डायरेक्शन ऑफ ऑक्सीलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये डायरेक्शन भी डायरेक्शन ऑफ ऑक्सीलेशन है, तब भी ये परपेंडिकुलर है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के। इस डायरेक्शन में भी ऑक्सीलेट होगा, जेड डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन आल्सो परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। दैट्स व्हाई ये भी डायरेक्शन ऑफ ऑक्सीलेशन हो सकता है, ये भी डायरेक्शन ऑफ ऑक्सीलेशन हो सकता है। इस प्लेन में जितने भी ऑक्सीलेशन होंगे वो सब डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। आप ऐसे समझ सकते हो कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन तो इस डायरेक्शन में है एक्स एक्सिस के लॉन्ग, तो ऑक्सीलेशन कितने डायरेक्शन में हो सकता है, बिकॉज लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव, दैट्स व्हाई ऑक्सीलेशन किसी भी डायरेक्शन में हो, लेकिन कंडीशन ये है कि प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर हो। तो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर अगर लाइट वेक्टर ऐसे ऑक्सीलेट करता हो या इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऐसे ऑक्सीलेट करता हो तब भी क्या है, इसके परपेंडिकुलर है। अगर ऐसे ऑक्सीलेट कर रहा हो तब भी क्या है, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है। ऐसे ऑक्सीलेट कर रहा हो तब भी क्या है, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है। या फिर आप ऐसे मान लो कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन जो है ये जेड एक्सिस में है, तो ऑक्सीलेशन का डायरेक्शन कैसे होगा, जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर, बिकॉज लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव। दैट्स व्हाई ऑक्सीलेशन जो हो सकता है वो ऐसे भी हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑक्सीलेशन ऐसे भी हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑक्सीलेशन ऐसे भी हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑक्सीलेशन ऐसे भी हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑक्सीलेशन। इट मींस ऑक्सीलेशन का जो डायरेक्शन है वो हमेशा परपेंडिकुलर होना चाहिए प्रोपोगेशन के डायरेक्शन से। अगर हम इस रूल के अकॉर्डिंग देखें तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर बहुत से ऐसे डायरेक्शंस मिलेंगे जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर या लाइट वेक्टर ऑक्सीलेट कर सकता है। या अगर हम कहेंगे डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन एक्सिस हो तो वाई जेड प्लेन में ये ऑक्सीलेट कर सकता है। इसी चीज को मैं फिर से एक डायग्राम से समझाऊं तो मान लो बच्चों की डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन जो है वो ये जेड एक्सिस के लॉन्ग है या परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑक्सीलेशन कैसे हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑक्सीलेशन इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, ऐसे ऑक्सीलेट करे, या इलेक्ट्रिक फील्ड या लाइट वेक्टर ऐसे ऑक्सीलेट करे, या इलेक्ट्रिक फील्ड या लाइट वेक्टर ऐसे ऑक्सीलेट करे, या इलेक्ट्रिक फील्ड और लाइट वेक्टर ऐसे ऑक्सीलेट करे। क्यों, क्योंकि ये सारे के सारे ऑक्सीलेशन डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर हैं। तो पॉसिबिलिटी ये है कि अगर डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन जो कि z एक्सिस के लॉन्ग है तो ऑक्सीलेशन ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, यानी मैनी डायरेक्शन में ऑक्सीलेशन पॉसिबल है। तो बच्चों ऐसा लाइट जिसमें ऑक्सीलेशन मोर देन वन डायरेक्शन में होता है उसे हम कहते हैं अनपोलराइज लाइट या ऑर्डिनरी लाइट। क्या कहा मैंने, अनपोलराइज लाइट। तो अनपोलराइज लाइट क्या होता है बच्चों, तो वैसा लाइट जिसमें डायरेक्शन ऑफ ऑक्सीलेशन, देखो वाई एक्सिस के लॉन्ग भी ये ऑक्सीलेट कर रहा है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग भी ये ऑक्सीलेट कर रहा है। इट मींस डायरेक्शन ऑफ ऑक्सीलेशन जो है वो एक डायरेक्शन से ज्यादा है।
तो वैसा ऑक्सीलेशन या वैसा लाइट जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑक्सीलेशन या लाइट वेक्टर का ऑक्सीलेशन मोर देन वन डायरेक्शन में हो, क्या कहलाता है? अनपोलराइज्ड लाइट कहलाता है। सो इसको डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे? द लाइट इन विच डायरेक्शन ऑफ ऑक्सीलेशन of electric field vector, electric field या हम कहें लाइट वेक्टर, the light in which direction of oscillation of electric field या light vector is in more than one direction, more than one direction, then such light called unpolarized light. It also called ordinary light. Also called ordinary light. तो बच्चों अनपोलराइज्ड लाइट या ऑर्डिनरी लाइट किसे कहते हैं? तो वैसा लाइट जिसमें डायरेक्शन ऑफ ऑक्सीलेशन इज इन मोर देन वन डायरेक्शन, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर या लाइट वेक्टर जो है वो एक से ज्यादा डायरेक्शन में ऑक्सीलेट कर रहा हो, तो ऐसे लाइट को हम कहते हैं अनपोलराइज्ड लाइट या ऑर्डिनरी लाइट। जो बल्ब या ट्यूब लाइट से लाइट प्रोड्यूस होता है वो अनपोलराइज्ड लाइट होता है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड या लाइट वेक्टर का जो ऑक्सीलेशन होता है वो मोर देन वन डायरेक्शन में होता है। अनपोलराइज्ड लाइट वैसे लाइट को कहते हैं जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑक्सीलेशन मोर देन वन डायरेक्शन में होता है। तो पोलराइज्ड लाइट क्या होगा? पोलराइज्ड लाइट ऐसे लाइट को कहेंगे जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड या लाइट वेक्टर का ऑक्सीलेशन केवल और केवल एक ही डायरेक्शन में होगा। यानी अगर डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन इस एक्स एक्सिस के लॉन्ग है तो ऑक्सीलेशन केवल एक ही डायरेक्शन में हो, या तो वो एक्स के लॉन्ग हो या वाई के लॉन्ग हो या एक्स वाई के लॉन्ग हो, यानी किसी भी डायरेक्शन में ऑक्सीलेशन हो लेकिन एक ही डायरेक्शन होना चाहिए। मोर देन वन डायरेक्शन में ऑक्सीलेशन होगा तो फिर वो अनपोलराइज्ड लाइट कहलाएगा। तो बच्चों पोलराइज्ड लाइट क्या होता है? पोलराइज्ड लाइट वैसे लाइट को कहते हैं जिसमें डायरेक्शन ऑफ ऑक्सीलेशन इज कन्फाइंड इन ओनली वन डायरेक्शन, रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है केवल एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑक्सीलेट करने के लिए। ऐसे लाइट को हम पोलराइज्ड लाइट कहते हैं। सो नोट डाउन पोलराइज्ड लाइट। The light in which direction of oscillation of light vector or electric field vector is confined to restrict in only one direction perpendicular to direction of propagation, called polarized light. Polarization of light क्या है? Of light. So the phenomena of restricting the oscillation of
light vector in only one direction perpendicular to plane of propagation called polarization. Of light. तो पोलराइजेशन ऑफ लाइट क्या होता है बच्चों? तो वो फिनोमिना जिसमें हम लाइट के ऑक्सीलेशन को रिस्ट्रिक्ट करते हैं केवल एक डायरेक्शन में ऑक्सीलेट करने के लिए, क्या कहलाता है? पोलराइजेशन ऑफ लाइट। बच्चों अगर हम पोलराइज लाइट का नोटेशन देखें तो पोलराइज लाइट को ऐसे नोट करते हैं, इस तरह का लाइट कैसा लाइट होता है? पोलराइज लाइट। अगर हम ध्यान से देखें तो ये तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन हो गया, और डायरेक्शन ऑफ ऑक्सीलेशन क्या है? केवल वाई डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में ऑक्सीलेट कर रहा है, वो भी वाई डायरेक्शन में। दैट्स वाई ये कैसा लाइट है? पोलराइज लाइट है। कभी कभी पोलराइज लाइट को ऐसे भी इंडिकेट किया जाता है, अगर हम ध्यान से देखें ये डॉट क्या इंडिकेट कर रहा है? इस डायरेक्शन में ऑक्सीलेशन को। तो डायरेक्शन ऑफ ऑक्सीलेशन केवल एक ही डायरेक्शन है, वो भी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोल, और इस डायरेक्शन में ये क्या कर रहा है? डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन एक्स के अलोंग है और ऑक्सीलेट वो जेड के अलोंग कर रहा है, तो एक ही डायरेक्शन में ऑक्सीलेट कर रहा है। दैट्स व्हाई such type of light is called polarized light. Now student we will discuss about the polarizer. क्या होता है? तो it is an optical device which convert unpolarized light or ordinary light into polarized light या plain polarized light called polarizer. जैसे बच्चों प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म में अगर हम लाइट पास करें तो वो लाइट को डिस्पर्स कर देता है, सेम ऐसे ही पोलराइजर से जब हम ऑर्डिनरी लाइट या अनपोलराइज्ड लाइट को पास करते हैं तो वो पोलराइजर क्या करता है? एक ही डायरेक्शन के ऑक्सीलेशन को पास करता है, बाकी ऑक्सीलेशन के डायरेक्शन को ब्लॉक कर देता है। एग्जांपल क्या क्या होता है पोलराइजर का? तो पोलराइजर का एग्जांपल होता है निकोल क्रिस्टल, कैल्साइट क्रिस्टल, ये सब ग्लास के बने होते हैं बच्चों। पोलरॉइड आर द एग्जाम्पल ऑफ पोलराइजर। तो मान लो बच्चों ये क्या है? ये अनपोलराइज्ड लाइट है, अनपोलराइज्ड लाइट। अनपोलराइज्ड लाइट को अगर हम ऐसे भी इंडिकेट कर सकते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है तो इसके हर कंपोनेंट को हमने क्या किया? एक्स के लॉन्ग और वाई के लॉन्ग ब्रेक कर दिया। आप ऐसे ड्रॉ करो या फिर ऐसे, दोनों ही अनपोलराइज्ड लाइट का डायग्राम है। अब जब इस अनपोलराइज्ड लाइट को हम क्या करते हैं? किसी पोलराइजर से, पोलराइजर इस टाइप का होता है बच्चों, इसमें एक नैरो ओपनिंग होता है, स्लिट की तरह नैरो ओपनिंग होता है, जिसे हम पोलराइजर एक्सिस कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? पोलराइजर एक्सिस या ट्रांसमिशन एक्सिस। तो बच्चों जैसे ही अनपोलराइज्ड लाइट किसी पोलराइजर से पास होता है तो पोलराइजर क्या करता है? जो भी ऑक्सीलेशन
इसके ट्रांसमिशन एक्सिस के अलॉन्ग होता है उसे तो पास कर देता है, और जो भी इसके परपेंडिकुलर होता है उसे ब्लॉक कर देता है। तो एक्चुअली जब ये अनपोलराइज्ड लाइट इस पोलराइजर से पास होगा तो क्या होगा, इसके एक्सिस के अलॉन्ग यानी वाई डायरेक्शन के ऑक्सिलेशन के अलॉन्ग जो भी ऑक्सिलेशन होगा वो पास हो जाएगा, और इसके परपेंडिकुलर ऑक्सिलेशन क्या हो जाएंगे, ब्लॉक हो जाएंगे। इट मीन्स हमें क्या मिलने वाला है, हमें पोलराइज लाइट मिलने वाला है या प्लेन पोलराइज लाइट मिलने वाला है। और इसी फिनोमिना को क्या कहते हैं, हम पोलराइजेशन कहते हैं। पोलराइजेशन क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट इनटू प्लेन पोलराइज्ड लाइट। बच्चों एक चीज और, मान लो अनपोलराइज्ड लाइट की इंटेंसिटी है 2I, कितनी है 2I, तो पोलराइजर से जब हम इसे पास करेंगे तो अब इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, I हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट को, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को ब्लॉक कर देगा, जिस वजह से क्या हो जाएगी, इंटेंसिटी हाफ हो जाएगी। दैट्स वाई जब किसी पोलराइजर अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइजर से पास करते हैं तो उसकी इंटेंसिटी हाफ हो जाती है। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इन योर नोटबुक।